हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 2 है, आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए, हमारा जो सिलेबस जो दिया गया है ये आपका क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा जेटेट में। ठीक है, बस इसका जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सिलेबस आया नहीं है, इसलिए हमें एनसीईआरटी के जो क्लास 6 to 8 का जो है पहले हमें वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग डियर रेगुलर्स क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और फिर साथ में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा बेस जो है ये एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते डियर हम लोग आज का चैप्टर, और हम उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, यहाँ जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो जैसे इसका रीज़न तो आपको भी पता होगा कि अभी जो है लोग वो इधर उधर क्यों आते जाते हैं, जैसे एक जगह के लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो ऑब्वियसली अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैसे रीज़न दिया हुआ है कि जैसे कि आगत खाद्य संग्राहक जो रहते हैं वो समूह के लोग, समुदाय के लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह कई कारण से जाते थे। क्या होता था ना कि कभी कभी जब वो एक ही जगह पे रहते थे बहुत ही लंबे समय तक, तो वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे और जानवर होते थे ना उसको खा के ख़त्म कर देते थे। तो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये भी हो सकता है ना कि जब वो उन लोग शिकार भी करते थे। ठीक है, तो शिकार के कारण यानी शिकार करते समय वो शिकार के पीछे पीछे जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि पेड़ और पौधे में फल फूल जो रहते हैं ना वो अलग अलग मौसम में अलग अलग मौसम में आते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है उसकी तलाश में भी उपयुक्त मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, चौथा कारण ये हो सकता है कि देखिए पानी जो है सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी एक ही जगह रहने पे हो सके वहाँ का पानी सूख जाता होगा, तो पानी की तलाश में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। तो ये कुछ रीज़न था। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो देखिए पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तु मिली जिनका निर्माण और उपयोग जो है आखिर खाक संग्रह किया करते थे, और ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बने हों, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जैसे पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो कि आपका अतीत में जो वस्तु मिलते हैं ना उसका जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। तो इन लोगों को जो है वो सामान मिला है, कुछ औजार मिला है, जैसे कि लकड़ी मिला, हड्डी मिला और पत्थर मिला, और इनके औजार मिले। तो इससे इससे पता चला कि जो आखिर खाद्य संग्राहक जो होते थे वो क्या क्या किया करते थे। ठीक है, तो जैसे कि आखिर खाद्य संग्रह किसको कहते हैं, तो जो शिकार जो रहता है ना, जो अपने उसको हम लोग आखिर खाद्य संग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ औजार जो रहता है उसका उपयोग हो सके वो फल फूल काटने के लिए या हड्डियाँ मांस को काटने के लिए किया करते थे। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, ये जो आपका पत्थर से ये एक औजार है, इसका उपयोग जो है हो सके इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जैसे इससे खोद के जो है हम ऐसे जड़ को खोदते होंगे और नीचे से कुछ निकालने के लिए, जैसे कि हम लोग आलू उलू निकालते हैं ना वैसे ही। अगर दूसरी बात करें तो जैसे कि जानवर के खाल से जो है अगर हम लोग कपड़े सीते हैं तो उसका भी हो सके ये काम आता होगा। ठीक है, तो ये था, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे रहने की जगह जो है निर्धारित करना, जैसे कि यहाँ पे कुछ पूरा स्थल का नाम दिया हुआ है, जैसे कि भीमबेटका है, महागढ़ है, आपका कोल्डी हवा है, तो कलकत्ता है। जैसे कि पूरा जैसे कि ये जो काल होती है ना इसको हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं, जैसे कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल। ये जो चैप्टर 1 में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, इसका अलग से एक क्लास भी हम लोग लिए हुए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप वो हमारा 1 लाइन बेस्ड जो है स्टेटमेंट उसको आप देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये जो है आपका ये जो है ये आपका कुंडल गुफा, तो ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बताएं नौपाषाणिक पूरा स्थल, तो हुल्लूर जो है ये आपका नौपाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, और महापाषाणिक पूरा स्थल जो है ये क्या है, तो ये आपको ये जैसे ब्रह्मगिरी जो है ना ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद भी रखना होगा कि जैसे कि इनाम गांव जो है ना ये आपका क्या है, आरंभिक गांव है। इनाम गांव क्या है, आरंभिक गांव है। और आधुनिक गांव की अगर नगर की बात करें तो जैसे कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये जो है इसको याद रखिएगा, ये आरंभिक नगर है। ठीक है, और ये देखिए सॉरी आधुनिक नगर है।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको कुछ जगह दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि ये जो स्थल है, ये पूरा स्थल ही कौन सा है, ठीक है ना। पूरा पाषाणिक है, नवपाषाणिक है या महापाषाणिक है, कौन सा आरंभिक काव्य है, कौन सा आधुनिक काव्य है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें याद करके चलना है, तो चलिए आज ही याद कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आधुनिक नगर कोलकाता मुंबई, याद रखिएगा कोलकाता मुंबई जो है ये आधुनिक नगर में आता है। आरंभिक गाँव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आरंभिक गाँव है तो ये आपका इनाम गाँव है, बस इनाम गाँव को याद रखिएगा। इनाम गाँव जो है ये आपका आरंभिक गाँव है। अब नेक्स्ट जो है ना, ये हम लोग का पूरा प्रशासनिक पूरा स्थल है, याद रखिएगा हुसगी, ठीक है। कुरनुल गुफा है, ये हुसगी कुरनुल गुफा है, भीमबेटका, ठीक है। ये तीन याद रखिएगा, हुसगी कुरनुल गुफा है, भीमबेटका, हुसगी कुरनुल गुफा है, भीमबेटका, ये तीन जो है ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। अगर नौ पाषाणिक पूरा स्थल देखें तो तो देखिए पेमपल्ली है और हुल्लूर है, ठीक है। यहाँ पे हुल्लूर है, पेमपल्ली है, फिर यहाँ पे देखिए कोल्डी हवा और महागढ़, ठीक है। महागढ़ा और कोल्डी हवा, इधर है मेहरगढ़, तो आपका मेहरगढ़ अलग है और महागढ़ अलग है, ठीक है, और कोल्डी हवा। फिर यहाँ पे देखिए चिरांद है और दाउजली हेडिंग है, चिरांद है और दाउजली हेडिंग है। तो इस साइड जो है आपका दो आता है, ठीक है। इसकी तरफ चिरांद और द ओल्डिंग, इस तरह से दाउजली हेडिंग, ये दो चीज़ें होता है, चिरांद और दाउजली हेडिंग। यहाँ पे दो चीज़ आएगा, कोल्डी हवा और महागढ़ा, दो दो चार हो गया, मेहरगढ़ पाँच हो गया। नेक्स्ट है आपका हुल्लूर और पेमपल्ली जो कि आपका साथ में आता है, हुल्लूर और पेमपल्ली साथ में आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये आपका नौपाषाणिक पूरा स्थल है। नेक्स्ट हम लोग का महापाषाणिक पूरा स्थल है, जैसे कि ब्रह्मगिरी है और आदि चंदलूर है, ठीक है ना, आदि चंदलूर है, ब्रह्मगिरी है। और ये जो है सिर्फ ये दो जो है ये आपका महापाषाणिक पूरा स्थल है, तो याद करना बहुत ईजी हो गया, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर, ठीक है। अब यहीं से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और इसलिए लोग जो है इसको ढूंढते थे और जहाँ अच्छा पत्थर जो है मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, शैल चित्र, और इनमें हमें क्या पता चलता है, जैसे कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे ना उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और इनमें कुछ सुंदर उदाहरण जो है हमें मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला है। और इनमें जानवर की जो चित्र है ना बहुत ही कुशलता से बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए हम लोग का ये जो भीमबेटका है जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, तो ये पूरा स्थल पर गुफाएं का कंदराएं मिली है और लोग इन गुफाओं में रहते थे। तो इन गुफाओं में क्यों रहते होंगे, तो इससे क्या होता होगा कि बारिश धूप और हवा से जो है इसे राहत मिलती होगी। कहाँ है, तो याद रखिएगा ये गुफा जो है नर्मदा नदी के नर्मदा घाटी के पास है। तो याद रखिएगा भीमबेटका कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास से, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका सबसे पहले तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश, और ये आपका नर्मदा घाटी के पास है। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होगा। पूरा स्थल किसको कहते हैं, तो उस स्थल को कहते हैं जहाँ हमें औजार बर्तन और इमारत जैसे जो आपका आरंभिक समय का जो वस्तुएं थी ना वो सब हमें यहाँ पे उसके अवशेष मिलते हैं, उसी को हम लोग पूरा स्थल कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग जो है अपने काम के लिए क्या करते थे और बाद में वो वहीं पे छोड़ दिया। तो ये ज़मीन के अंदर भी मिल सकता है, ऊपर भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कभी कभी तो समुद्र में भी मिलता है और नदी के तल पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन पूरा स्थलों के बारे में आपको जो है अगले अध्याय में जो है हमें इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना है। अब देखिए कुरनुल गुफा में क्या मिला है, याद रखिएगा राख का अवशेष मिला है, ठीक है। तो राख का अवशेष कहाँ मिला है, कुरनुल गुफा में मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग जो है वो आग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना उसको आता था, वो सीख चुके थे, तभी तो राख का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है, कुरनुल गुफा में मिला है। तो वो किसी भी चीज़ के लिए आग का इस्तेमाल कर सकते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए कर सकते होंगे या मांस भूनने के लिए कर सकते होंगे या खतरनाक जानवर को दूर करने के लिए कर सकते होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि नाम और तिथियाँ। तो पूरा पाषाण जो है, पूरा पाषाण मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। तो ये नाम जो है ना पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों
के महत्व को बताता है, या पूरा स्थल से जो प्राप्त आपको पत्थर है ना, यानी पूरा स्थल से हम लोग को जो पत्थर मिला है तो उसके जो औजार है ना उसके महत्व को बताता है। जिसके पूरा पाषाण काल जो है, इसका समय अवधि को याद रखिएगा, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो आपका समय काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, तो पूरा पाषाण कहते हैं। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो 99% जो कहानी जो भी हमें देखने को मिलता है, जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारी कहानियाँ जो है ये इसी काल में जो है घटित हुई है। ठीक है, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक का जो आपका समय अवधि है ये आपका पूरा पाषाण काल कहलाता है। और 99% घटनाएं इसी में काल में घटी है। ठीक है ना, और यहाँ पत्थर के औजार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ये मध्य पाषाण युग से है, जिसको हम लोग मेसोलिथ भी कहते हैं। यहाँ पे पर्यावरण का बदलाव मिलता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण का बदलाव कहाँ देखने को मिलता है, तो मध्य पाषाण युग में देखने को मिलता है। ये इसका समय अवधि क्या है, तो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। बताइए, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार जो रहता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए मतलब पाषाण औजार मतलब जो पत्थर के जो औजार होते हैं ना वो बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं या लघु पाषाण कहते हैं। लघु पाषाण कहते हैं, तो लघु पाषाण, माइक्रोलिथ दोनों मध्य पाषाण युग में का ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इस काल में जो है हमें जो भी पूरा पाषाण का जो भी औजार है वो इस काल में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें से इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। लेबल बोला है बढ़ाएगा, लेबल जो है ये हमारा जो है एटलीस्ट 10 तक या 11-12 तक करेगा। ठीक है ना, लेकिन आपका टॉपिक जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब देखिए ये जो है हमारा जो अगला काल है ये है आपका नवपाषाण युग का। तो इसका 10 साल पहले से होती है, इसके अगले युग की शुरुआत 10 साल पहले से होती है, इसी को हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बदलती जलवायु, इसमें क्या हुआ था, अभी हम लोग देखे थे ना कि आपका जो मध्य पाषाण काल में था उसमें पर्यावरण का बदलाव हुआ था। तो 12 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में जो है बहुत ही बदलाव आया था। इसमें जो है घास का मैदान जो है बढ़ने लगा था, और इससे क्या हुआ, जो कि आप जंगली ऐसे जानवर जो कि आपका मतलब कि घास उस खाते हैं, वो लोग ये खाकर जिंदा रहते थे, तो उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ने लगी थी। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी उसके पीछे आ गए, और इनको खाने पीने की आदत, उसका प्रजनन की जानकारी जो है हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तभी क्या है, ये लोग जो है जानवर को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है इसको पालने लगे। ठीक है, और इसी काल में मछली को भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया गया था। याद रखिएगा कि इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो ये खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो जैसे कि कैसे खेती और पशुपालन लोग स्टार्ट करने लगे, तो देखिए अलग अलग महाद्वीप में जो उप महाद्वीप में जो है जैसे गेहूं जो और धान जैसे आपका अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो जैसे कि पुरुष महिला और इन अनाजों को भोजन के लिए क्या किए, बटोरने लगे, और फिर ये सीखने लगे कि ये अनाज जो है कहाँ उगता है और कब पक कर तैयार होता है। ऐसा करते करते वो जो है इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, और इस तरीके से वो क्या हो गए, कृषक बन गए थे। तो इस तरीके से वो अपने घर के आसपास जो है जानवरों को भी रखने लगे थे, और चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उसको क्या किया, पालतू बनाने लगे। तो सबसे पहले जो है जिस जंगली जानवर को वो पालतू बनाया था वो क्या था, कुत्ता था। और वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो धीरे धीरे लोग क्या किए, पालने लगे। तो भेड़ बकरी हो गया, गाय हो गया, सुअर हो गया, इस तरीके ऐसे जानवरों को ये लोग पालने लगे। देखिए ऐसे जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं, और ज़्यादातर क्या करता है, घास खाता है। तो अक्सर लोग जो है अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वो क्या बन गया, पशुपालक बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट जो है घरेलूकरण की प्रक्रिया, देखिए इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर उस समय जो है जब आदमी कृषक बन गया, पशुपालक बन गया, तो पता है वो ऐसे जानवरों का पालने लगे जो कि हिंसक नहीं रहते थे। ठीक है, जो कि हिंसक नहीं रहते थे, और ऐसी मतलब कि पौधों का वो चयन करते थे जो कि जंगली पौधे नहीं होते थे। देखिए उसकी टहनी जो होती थी ना वो मजबूत होता था, ताकि बड़े बड़े दाने वाले जो अनाज होता था ना उसका पैदा वो
मतलब होता था, उन्हीं यानी हम लोग कह सकते हैं कि वो उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें से मोटे मोटे दाने पैदा होता था, और उसकी मजबूत टंडल जो होते हैं ना वो अनाज के दानों के भार को संभाल सकता था। तो ऐसे मतलब कि ये लोग पेड़ को चुनते थे जिनमें किसी तरह का मतलब कि कुछ कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसमें कीड़ा मकोड़ा लग जाता है या बीमार हो जाता है, तो ये लोग ऐसे पौधे को चुनते थे जो कि आपका मतलब मतलब जो कि बीमार बीमार हम लोग कह नहीं सकते, मतलब जो कि अब जिसमें किसी तरह का कीड़ा उड़ा ना लगे। ठीक है, देखिए हाँ, तो पौधे यहाँ पे हम लोग बीमार वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि पौधे के लिए बीमार वर्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि पौधे तथा जानवर का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है ना, तो अब देखिए इस प्रक्रिया में पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, और 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और आज तो में आज जो है हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब एक नवीन जीवन शैली के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए लोग कृषक बन गए तो वो ये जान गए कि जब हम लोग खेती करते हैं ना तो हम लोग ये इस चीज़ में बहुत लंबा वक्त लगता है, दिन लगता है, महीना लगता है, साल लगता है, क्योंकि इसमें पौधों को हम लोगों को उगाना रहता है। फिर उसको क्या करता है, बीज बोने से लेकर उसके पकने तक बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे कि पौधे की सिंचाई करनी पड़ती है लगातार, खरपतवार को हटाना पड़ता है। खरपतवार उसको कहते हैं ना, जो कि आप देखते होंगे पेड़ और पौधे के बीच में ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं या घास और जंगली घास उग जाते हैं जिसका हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, उसका जितना भी पोषक तत्व है वो पेड़ पौधे को पोषक तत्व कुछ मिल नहीं पाएगा, और वही लोग सारा पोषक तत्व गीच ले लेते हैं। इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है। फिर जानवर लोग से भी हमें इसको बचाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही वक्त लगता था। और फिर जब पका हुआ भोजन पका हुआ जब अनाज उन्हें मिलता था तो उसको क्या करते थे, भंडार के रूप में भी रखते थे। और इसके लिए वो क्या किए, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, टोकरियाँ बनाने लगे, और ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के रखने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ था ना, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। जानवर जो थे चलते फिरते खाक भंडार थे। कैसे थे, क्योंकि जानवर बच्चे पैदा करते थे, जब बच्चे पैदा करते थे तो उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी, और जानवरों की देखभाल जो है की जाए तो उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और जानवर क्या देता था, दूध देता था। ठीक है, और वो भोजन का एक अच्छा स्रोत था क्योंकि उससे मांस भी मिलता था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जानवर जो थे चलते फिरते खाक भंडार थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, आओ आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इससे रिलेटेड हम लोग को एमसीक्यू भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम थोड़ा सा उसी को करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में यहाँ पे क्या देख लीजिए, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक पशुपालकों को होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। मतलब जहाँ सबसे पहले जो है आपका कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा, आधुनिक कश्मीर है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालक की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियाँ के नमूने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे है आपका अस्थायी जीवन की ओर। तो यहाँ पे बहुत सारे जगहों से जो है पत्थर के औजार भी मिले हैं, और इनमें से कई ऐसे भी जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नवपाषाण युग को माना जाता है। और इनमें वो औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पन्ना करने के लिए उस पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ओखली और मसूल का प्रयोग जो है किया गया था, तो किस लिए किया गया होगा, तो हो सके अनाज या वनस्पति को जो है पीसने के लिए किया गया था इसमें, किसका, तो ओखली और मसूल का। ठीक है, तो उसी तरह प्राचीन प्रस्तः युगीन औजारों का निर्माण जो है और प्रयोग लगातार होता रहता है, और कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे नवपाषाण युग के पुरास्थल में मिट्टी के बर्तन मिला है, और इस मिट्टी के बर्तन में अलंकार मतलब जो डिज़ाइन किया जाता है ना वो भी मिला है। बर्तन का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए करते थे, या इस पर जो खाना बनाने के लिए भी किया करते थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज का आहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था यहाँ पे। और कपड़े के लिए जो है यहाँ पे कपास जैसा आवश्यक पेड़ भी उगाए जाते थे। ठीक है, तो ये था कुछ।
नेक्स्ट हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका मेहरगढ़ है। ठीक है, देखिए मेहरगढ़ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो मेहरगढ़ है कहाँ, तो ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। हरा भरा एक समतल स्थान है। कैसा स्थान है, तो हरा भरा समतल स्थान है जो कि ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। तो मेहरगढ़ जो है संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले क्या उगाया था, तो जो, गेहूँ और भेड़ और बकरी पाला था। ठीक है, याद रखिएगा मेहरगढ़ में सबसे पहले जो और गेहूँ और भेड़ और बकरी पाला गया था। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ मिली है, और जैसे कि हिरन और सुअर की, और जंगली जानवर भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या क्या मिला है, तो चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, और प्रत्येक घर में जो है 4 या उससे ज़्यादा कमरा था। ठीक है, 4 या उससे ज़्यादा कमरा था। ठीक है, जो कि हो सके कुछ भंडारण के काम में आता होगा। जैसे यहाँ पे मेहरगढ़ का चित्र भी दिया हुआ है। तो मृत्यु के बाद जो है सामान्यतः मृतक की जो संगीत संबंधी होते थे उसके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था ये थी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, इसलिए कब्र में क्या होते थे, मृतकों के कुछ सामान भी रख दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे ना एक बकरी देखने को मिला था। ठीक है, बकरी को भी दफनाया गया था। तो इन लोगों का कहना था हो सके परलोक में जो है मृतक को खाने के लिए ये रखा गया होगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 2। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है, ब्रह्मगिरी, आदि चांदलोड़, मेहरगढ़, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, ये जो है आपका नौपाषाण महापाषाण स्थल नहीं है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, हम आपको दिखाएंगे भी कि महापाषाण स्थल कौन सा नहीं है। तो ये आपका मेहरगढ़ जो है ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है, जैसे मेहरगढ़, भुजोम, महागढ़ा और हुस्की। तो ये जो हुस्की जो है ना ये आपका नौपाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोल्डी हवा, महागढ़ा, दोनों और आपका कोई नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा कोल्डी हवा और महागढ़ा। ठीक है ना, ये जो आपका नौपाषाण स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ब्रुझोम, चिरांदो, कोल्डी हवा और महागढ़ा। तो ढेर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है, कौन सा हो जाएगा, ब्रुझोम हो जाएगा, चिरांदो हो जाएगा, कोल्डी हवा हो जाएगा, महागढ़ा हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा ब्रुझोम जो नौपाषाण स्थल जो है ना ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है, ब्रुझोम, चिरांद, कोल्डी हवा और दार्जिली हेडिंग। तो याद रखिएगा चिरांद जो है ना ये आपका नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्गाकार यानी आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं, हुल्लूर, मेहरगढ़, पेमपली और दार्जिली आपका हेडिंग। तो आंसर भी मेहरगढ़ में। ठीक है, ये जो हम लोग चैप्टर में भी डिस्कशन किए हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल का समय क्या था, 12,000 से लेकर 10,000 तक, 20,000 से लेकर 4700। तो आंसर ए जो रहेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,000 से लेकर 10,000 का जो काल है ये मध्य पाषाण काल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है, प्रारंभिक गांव देखिए इनाम गांव, मेहरगढ़, ब्रुझोम, कोई नहीं। तो जैसे कि आपका प्रारंभिक गांव जो है ना ये आपका कौन सा इनाम गांव है। ठीक है ना, इनाम गांव याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है, हुल्लूर, चिरांद, पेमपली और आपका दार्जिली हेडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए कौन सा नौपाषाण स्थल जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो हुल्लूर जो है ना ये आपका नौपाषाण स्थल जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन है हुल्लूर, चिरांद, पेमपली और दार्जिली हेडिंग। तो याद रखिएगा पेमपली जो है ना ये आपका नौपाषाण स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल नहीं है, भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफा, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो है ना देखिए ब्रह्मगिरी ये जो है आपका एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियां, फल, मूल इकट्ठा किया करते थे।
आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 साल लाख पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो आज उसको हम लोग आखट खाक संग्रहण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास, खाक भंडार, सीढ़ियाँ, तो उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, तो उसको हम लोग आरंभिक काल जो है पुरापाषाण काल को हम लोग आरंभिक काल कहते हैं, आरंभिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है पशुओं का पालतू बनाने की शुरुआत कब की गई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, तो याद रखिएगा 12 साल पहले जो है हम लोग पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत की है। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000 साल, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 और 10 लाख से 12,000, तो 20 लाख से 12,000 का जो काल है ना, ये आपको पुरापाषाण काल का समय अवधि है। नेक्स्ट है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं? तो ब्रुज होम का, राजस्थान का, यूरोप का, तो याद रखिएगा ब्रुज होम का लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसको हम लोग गर्तवास कहते थे। नेक्स्ट है शैल चित्र कहाँ मिले? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफा में, तो बिल्कुल सही है, शैल चित्र हमें मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड, कबीला, तो इसको हम लोग बसने की प्रक्रिया कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 करने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लोगों द्वारा पौधे उगाने, इसको हम लोग बसने की प्रक्रिया कहते थे। नेक्स्ट है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवा से, तो आंसर डी हो जाएगा, इन सभी से उन्हें मतलब कि राहत मिलती थी। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 12 साल पहले, 10,000 साल पहले और 95 साल पहले और 8,000 साल पहले, तो देखिए 10,000 साल 12 साल पहले जो है नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या थी? पत्थर से मृत से धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीक क्या नहीं थी? तो पत्थर से मृत धातु बनाना, ये पत्थर औजार बनाने की तकनीक ही नहीं थी। नेक्स्ट है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? ये हम लोग डिस्कशन किए हैं। आपका जो पूरा पाषाण काल जो कि आपका आरंभिक काल था, उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। 99% काल घटना जो है इसी काल में देखने को मिला है। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल का 99% जो है आपको घटना इसी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, तो याद रखिएगा पूरा पाषाण युग के दौरान जो है शुतुरमुर्ग के अंडे देखने को मिलते थे। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी, पत्थर, हड्डी, सभी, तो सभी के बने रहते थे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से लेकर, बिल्कुल सही बात है, 12,000 साल पहले तक का जो समय काल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपका जो है इसको हम लोग पूरा पाषाण काल का समय मानते हैं। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे? मन के, मूर्तियाँ, बर्तन और खिलौने, तो याद रखिएगा इससे जो है मन के बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मन के बनाए जाते थे शुतुरमुर्ग के अंडे से। नेक्स्ट है किस गुफा में राख के अवशेष मिले? कुरनूल गुफा, और तो याद रखिएगा कुरनूल गुफा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें आग के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे और मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे। देखिए बहुत छोटे होते थे, इसलिए हम लोग लघु पाषाण भी कहते थे इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य पाषाण युग के पाषाण के औजार जो होते थे बहुत ही छोटे होते थे। नेक्स्ट है औजारों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? फल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, या पेड़ों को छाल उतारने के लिए, तो आंसर डी हो जाएगा, इन सभी कार्यों के लिए किया करते थे।
इधर तक कपड़े सीने के लिए भी किया करते होंगे। नेक्स्ट ये लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। पत्थर बहुत महंगा होता था, पत्थर घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राख के अवशेष कहाँ मिलते हैं, भीमबेटका में, हुस्की में, कुर्नूल गुफा में। कुर्नूल गुफा में और तो उपयोग थे सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो राख के अवशेष जो है हमें कुर्नूल गुफा में देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, भीमबेटका में, हुस्की में, कुर्नूल गुफा से। तो कुर्नूल गुफा से जो है हमें राख के अवशेष मिले। आंसर सी जो रहेगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे, महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण और लघु पाषाण। तो आंसर डी हो जाएगा, लघु पाषाण और माइक्रोलिथ कहलाते थे। तो आज का क्लास तो आज का क्लास हम वहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज का क्लास जो है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, और इससे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई चैप्टर करना होगा या कोई टॉपिक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।